Good morning, student. Today we are just going to explain the internal resistance and in what factor on which resistance depend. Which resistance? That is the internal resistance. Thereafter we are just going to explain what is the relationship between the internal resistance, terminal potential. So many things are there. That is EMF also. So before going to that explanation, we are just going to explain your internal resistance. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस आप सभी समझ चुके हैं. रेजिस्टेंस का मतलब हमने बोला था कि ऐसी चीज जो आपके करंट को रोक दे. क्लियर? ऐसी रेजिस्टेंस जो आपके करंट को रोक दे. अब होता क्या है कि जो हमारे सेल हैं या हमारी बैटरी है, बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है. एक रेजिस्टेंस वो जो फिजिकली आपको दिखता है और एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है जो फिजिकली आपको नहीं दिखता. तो हमने जो डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट. यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो आपके करंट को क्या करता है? कम करता है. आपने खुद देखा होगा कि आपके घरों में जो बैटरी होती है, कुछ टाइम बाद हमें ऐसा लगता है कि बैटरी को रिप्लेस करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी थी धीरे धीरे वीक हो रही है, करंट उसमें से कम होना स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसा कब होता है? कब होता है ऐसा? जब टाइम बढ़ता जाता है तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होता रहता है? बढ़ता जाता है. जैसे जैसे आप बैटरी का यूज कर रहे हो, वो बैटरी पुरानी हो रही है या सेल आपका पुराना हो रहा है, उस केस में हम ये कहते हैं कि सेल धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट होता है, यानी करंट कम दे रहा है वो. तो यहाँ पर हमने लिखा कि न्यू सेल जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या आपका लो. क्योंकि रेजिस्टेंस लो होगा तो वोल्टेज भी आपकी ज्यादा मिलेगी. और जैसे जैसे आपका जो सेल है वो वीक पड़ता जाएगा, यानी पुराना हो जाएगा, तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और करंट कम होता चला जाएगा. अब बात आती है कि किन चीजों पे डिपेंड करता है. पहला हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, कि कितना डिस्टेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में. आपको पता है बैटरी किससे बनी है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बनी है. तो हमारा जो डिस्टेंस है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, कितना एरिया है प्लेट्स का, जो आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं उनका कितना एरिया है, ज्यादा है या कम है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस चीज से बना है. क्लियर? इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है. हाउ मच एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज इन इलेक्ट्रोलाइट, कितना एरिया, यानी आपकी जो प्लेट है वो इलेक्ट्रोलाइट में कितनी डूबी हुई है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, और उसका टेम्परेचर कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है कि क्या होगी, थर्मोआयनिक जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ज्यादा हो जाएंगी और हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उस केस में. अब आपने कहा कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ. जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर से हमारा इंक्रीज हो जाएगा क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस. सेकेंडली हमारी कंसंट्रेशन की बात करते हैं. कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो मूवमेंट्स ज्यादा नजदीक हो जाएंगे और उसकी वजह से भी आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. तो यहां तक नोट डाउन कीजिए. दैट इज द डेफिनेशन एंड द इफेक्ट ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स. क्लियर? नोट डाउन कीजिए इसको भी. नेक्स्ट आपका आता है टर्मिनल पोटेंशियल. टर्मिनल का मतलब क्या आता है? सिरे. ठीक, तो बात करते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल की. टर्मिनल पोटेंशियल मैंने अब लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ सेल. ध्यान से सुनिएगा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. और साइड में मैंने क्या लिखा? सर्किट इज क्लोज. मतलब कि मान लीजिए एक सेल लिया आपने, सेल के साथ आपने एक बल्ब को लगा दिया. आपको पता है बल्ब लगाने के लिए दो सिरे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा. और उसी बल्ब के सिरे पे एक रेजिस्टेंस लगा दी या एक वोल्टमीटर लगा दिया, जिससे आप कुछ ना कुछ वैल्यू नोट कर रहे हैं. कुछ ना कुछ का मतलब वोल्टेज नोट कर रहे हैं. जो वोल्टेज है वही आपका क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल है. तो कब हुआ ये ऐसा? जब आपने क्या किया? सर्किट को क्लोज किया, तभी तो बल्ब ग्लो हुआ आपका. तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है ये बात? अब हमने क्या किया? एक सर्किट ले लिया जिसके अंदर हमने बल्ब यानी एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर, उसको जोड़ दिया एक सेल से जिसका EMF आपका E दे रखा है, और दो पॉइंट मैंने लिए A और B, और साथ में R दिखाया. दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन हमने सर्किट में इसको दिखाया है ताकि आपको नजर आ जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस है. हालांकि इसको हम ना भी लगाएं तब भी हम मान के चलते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस लिया हुआ है. क्लियर? यहां से हमें पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा. क्लियर? अब इसमें नोट डाउन करने वाली चीजें जो है मैं यहां पर कर रहा हूं. आपको पता है E क्या है? यहां पर देखा जाए तो E क्या आपका EMF है, या फिर क्या है? वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज
फ्रॉम बी टू ए, या फिर क्लोज सर्किट। आप सोचिए कि बैटरी का या सेल का क्या काम है। बैटरी का काम क्या होता है, एक चार्ज को यहां से उठाया और इसको वापस किस पॉइंट पे ले आया, ए पॉइंट पे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे ले आया। क्लोज सर्किट हो गया आपका। तो ये ईएमएफ है आपका, इट इज अ वर्क डन बेसिकली। तो ये चीज क्लियर होगी। अब आप ये देखिए कि जो हमारा ये आर है, इसके अक्रॉस क्या आएगा आपका, वी आएगा। इसके अक्रॉस क्या आएगा, मैं यहां पर ब्रैकेट में लिखता हूं, क्या आएगा, वी आएगा। क्लियर। और जब इसमें से चार्ज आएगा तो ये करंट को ये भी रोकेगा, तो इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी। क्लियर। उसको हमने क्या मान लिया, वी प्राइम मान लिया। क्लियर होगी। उसको क्या मान लिया, वी प्राइम मान लिया। ठीक है। तो हमने बोला आपको कि क्या है, ईएमएफ है या फिर वर्क डन है इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए बाय ब्रिंगिंग सम चार्ज। एक चार्ज को रोटेट कर दिया या रिवॉल्व कर दिया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। ठीक। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है यहां पर, अगर हम ध्यान से देखें, जो ई है, जो ई है हमारा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी प्लस वी प्राइम। वी प्लस वी प्राइम। अगर हम ध्यान से देखें, वी किसके बराबर है आपका, आई आर के बराबर होगा बाय द ओहम्स लॉ। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी आई के बराबर होगा, लेकिन यहां पर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो यहां से हमारे पास आई कॉमन आएगा, आई कॉमन कर दिया तो आर प्लस आर आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा आपका, ईएमएफ के बराबर आएगा। यहां तक आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है। ई आएगा आपका। अगर हमें करंट निकालना है तो करंट किसके बराबर आएगा, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ये बन गया आपका करंट। ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं इसको आगे। आई की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाती है। अब आपको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए आपको निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल। मैंने लिख दिया टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, V इज इक्वल टू आई आर आएगा। ठीक है। आई कितना आपके पास, E R प्लस आर, और ये क्या जाएगा आपका R। ये हो जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल। चलो ये भी फाइंड आउट कर लिया आपने। टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद अगर मैं कहूं कि V की वैल्यू एक और जगह से भी निकल सकती है, वो कहां से निकल सकती है, बाय दिस इक्वेशन 1। इसको मैंने मान लिया 2, इसको मान लिया मैंने 3। तो V एक निकाला हमने विद द हेल्प ऑफ दिस वन, दिस फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज ओहम्स लॉ। एक हमने बाय द इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना आएगा V निकालना हो तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू E माइनस V प्राइम। अगर हमें निकालनी है वैल्यू तो E माइनस V प्राइम ही आएगा आपका। और E माइनस V प्राइम जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, E माइनस आई आर। एक ये इक्वेशन आएगी आपके पास। क्लियर है चीज। यहां तक देखिएगा इजिली। हम ये निकाल रहे हैं V इज इक्वल टू E माइनस आर। अब जब V इज इक्वल टू E माइनस आर आ जाता है तो यहां से हम R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कितना आएगा, देखिए V माइनस E इज इक्वल टू माइनस आई आर। क्लियर। E माइनस V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर। और R की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, E माइनस V इज इक्वल टू आई। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए R की वैल्यू मैंने कहा था E माइनस V इज इक्वल टू आई आर। यहां से I की वैल्यू हमें R की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। R की वैल्यू कितनी आएगी, E माइनस V डिवाइड बाय आई आ जाती है। अब हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, अगेन टर्मिनल पोटेंशियल। I की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, V बाय आर। इस I की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, तो रखने के बाद V बाय आर आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे आप, नॉर्मली मैथमेटिक्स की तरह सोल्व करोगे। तो मैथमेटिक्स की तरह सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, E बाय V और V बाय V 1 आ जाएगा, इनटू में R आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला यहां पर आपका प्रिपेयर हो जाता है। क्लियर। इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ध्यान से इसको नोट डाउन करेंगे, आगे चलते हैं फिर। अब इसके बाद बात आती है कि हमारा फार्मूला निकला था R इज इक्वल टू E बाई V माइनस R, ब्रैकेट में हमने R लिया। जब सेल आपका ओपन होता है, ओपन का मतलब जैसे आप रैपर के अंदर सेल आपका होता है जब आप मार्केट में जाते हो और उसको बाद में उखाड़ते हो, ठीक है। तो उस केस में जब तक आपने उसके साथ कोई भी जॉइंट नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया, आपने रिमोट में नहीं डाला, माई मीन टू से नो करंट हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम दी सेल। जब करंट नहीं होगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E हो जाएगा।
V इज इक्वल टू E हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उस फर्स्ट इक्वेशन में हमने I की वैल्यू को पुट किया, तो V इज इक्वल टू, यानी टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि कोई भी सेल ले लीजिए, वो इलेक्ट्रोलाइट से भी बना है, वो इलेक्ट्रोड से भी बना है, और अभी हमने डिपेंडेंस भी पढ़ा था कि जहां इलेक्ट्रोड है वहां पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जहां इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, अगर दोनों है तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मतलब कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होना ही है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होना है तो डेफिनेटली जो टर्मिनल पोटेंशियल है आपका, टर्मिनल पोटेंशियल है वो हमेशा कम होगा ईएमएफ से, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब करंट गुजरेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस में होके गुजरेगा, तो कुछ पार्ट तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और कुछ आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो है हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगा। आगे चलते हैं, कुछ एक ग्राफ को स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए हमने लिखा सेल इज ओपन। सेल इज ओपन का मतलब मैंने यहाँ पर देखिए स्विच को ऑन नहीं किया, मैंने लिख दिया ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो आपको पता है आई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर आई 0 होगा तो डेफिनेटली V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। एट दिस स्टेज कि हम क्या कहेंगे कि जो हमारा EMF है वो किसके बराबर हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। और कब तक, देखो R की वैल्यू चाहे जो मर्जी ले लो आप, R की वैल्यू 1 ओम ले लो, 2 ओम ले लो, 3 ओम ले लो, मतलब आपके पास कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। ये पॉइंट्स मैंने दिखा दिए यहाँ पर। R की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, फर्दर इंक्रीज कर रहे हो 0 से लेके अप टू 100 ओम। तो R की वैल्यू को आप चेंज करते जा रहे हो, लेकिन हमने सेल को क्या रखा है, ओपन रखा है, सर्किट क्या है, क्लोज नहीं है। उस केस में हमारा हर केस में क्या आएगा, V इज इक्वल टू E आएगा। या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा EMF है, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट टू दी चॉइस ऑफ दी एक्सटर्नल रजिस्टर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्लियर। तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है। क्या इंडिपेंडेंट है आपका, EMF क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद सेकंड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नाउ we are discussing the graph between terminal potential and R, that is external resistance in case of closed circuit। तो हमें पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल नॉर्मल सी बात है, V इज इक्वल टू IR, जो हम 10th में भी पढ़ चुके हैं। और हमें पता है I की वैल्यू इन केस व्हेन वी आर जस्ट टेकिंग पार्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट हमारा E डिवाइड बाय R प्लस R था। हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकली और कुछ नहीं किया, मैथमेटिकली घुमाया थोड़ा सा। इस R को मैं डिवाइड बाय में ले गया हूं, तो यहाँ पर E डिवाइड बाय 1 प्लस R बाय R आया। अब हम देखिए, अब हम केस लेंगे कि रेजिस्टेंस जो है हमारी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना ले जा सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम कितनी, 0 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। तो हमने वही केस लिया, हमने कहा कि अगर R को इंक्रीज करते हैं, देखिए R को इंक्रीज करते हैं, इस चीज को इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये चीज डिक्रीज हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में सारा पार्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में कम चीज होगी तो ये चीज क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैंने लिख दिया V इंक्रीजेस, क्लियर, बड़ा सिंपल। हमने कहा R की वैल्यू को अगर 0 करते हैं, R की वैल्यू को मैंने यहाँ 0 कर दिया। किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट क्या आता है आपका, इनफाइनाइट। 1 प्लस इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। और E डिवाइड बाय इन्फिनिटी, E डिवाइड बाय इन्फिनिटी कितना होगा, 0 होगा। तो V कितना हो जाएगा, 0। तो E यहाँ पर सॉरी R 0 है तो V भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने लिया R इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू R जब मैंने पुट किया तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन E बाय 2 आ जाएगा। थर्ड लिया मैंने R को, अगर मैं इनफाइनाइट ले लेता हूँ, बहुत बड़ा कर देता हूँ R को बड़ा किया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, R अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1 आएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पर ग्राफ इंप्लीमेंट कर दिया। नोट डाउन करेंगे इस ग्राफ को भी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने किया थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ का, V इज इक्वल टू E माइनस IR है, V इज इक्वल टू E माइनस IR है। हमने क्या किया, V इज इक्वल टू माइनस IR प्लस E ले लिया, जो कि हमारा EMF है। इस लाइन को हमने कंपेयर कर दिया, यानी इस इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया विद द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वो क्या होती है आपकी, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, और कंपेयर किया तो m इज इक्वल टू माइनस r। m बेसिकली क्या होता है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मैंने समझाया भी था आपको। m क्या होता है आपका, स्लोप होता है। यहाँ पर स्लोप क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या होता है कि आपका जो एंगल है वो 180, क्लियर समझ रहे ना, 180 से ज्यादा है, 180 के नियर अबाउट बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक्यूट एंगल पे आपका पॉजिटिव होता है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो ग्राफ में आपका क्या होगा, नेगेटिव स्लोप आना स्टार्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ दी एंगल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव स्लोप कब बनता है, याद होगा आप सभी को, पॉजिटिव स्लोप बनता है ऐसे। ये एंगल देखिए आप,
क्लियर। और जैसे जैसे आपका ये लाइन ऐसे बनेगी तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, 190 से ऊपर का एंगल चला गया तो बढ़ता चला जाएगा, तो आपका स्लोप क्या होता चला जाएगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। तो नेगेटिव स्लोप में आपको ध्यान देना है कि हमें ग्राफ ऐसा बनता है, स्लोप आपका डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं पॉइंट्स की। एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, ए पॉइंट ए, यहाँ पर करंट कितना है 0, तो करंट की वैल्यू 0 पुट की तो V इक्वल टू ई आ जाएगा। देख लीजिए करंट की वैल्यू पुट की 0, V इक्वल टू ई आ जाएगा। जब हम बात करते हैं बी पॉइंट की, बी पॉइंट पे V कितना है आपका 0, तो V 0 पुट किया, E इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। लेकिन ये I कौन सा है, I कोई फिक्स करंट नहीं है, I करंट भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, I, यहाँ पर I भी मानेंगे हम, तो I की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, I भी लिख दिया, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E डिवाइड बाई I भी। Clear? These are the topic related to your internal resistance, the various graph, the relation between internal resistance, terminal potential, and the EMF of cell. So hope you will understand that topic. Till then, bye.